हेलो गाइड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो केमिकल काइनेटिक के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी सब डिस्कस कर लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, वो सब हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में देख लिया था। आज के इस लेक्चर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सब लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठिए, डाल दीजिए हेडिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आप इसको हिंदी में क्या बोलते हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यू कैन से प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और नोट्स आप लोग साथ साथ में बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो ही बाद में पढ़ने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको आज हम लोग कंप्लीटली देखेंगे। भाई इसमें कहानी क्या होती है, कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ा जाता है, क्या इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आती है, क्या इसका टी हाफ आता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बेसिकली आप लोगों को ये पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। बेसिकली आप लोग क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का कुलयोग क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, एक्सेट्रा। तो हम लोग शुरू करें सबसे पहले उसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब ये होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के 1 घात के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग। तो आप लोग क्या कह सकते हो इन शॉर्ट, कि किसी केमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के 1 घात के समानुपाती होता है। तो जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। तो आप लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हो भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के, अभिकारकों की सांद्रताओं के 1 घात के समानुपाती होता है। ओके, सांद्रताओं के 1 घात के समानुपाती होता है। आप आराम से लिख सकते हो, सांद्रताओं के 1 घात पर निर्भर करता है या 1 घात के समानुपाती होता है, 1 घात के समानुपाती होता है, 1 घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोगों ने क्या बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है या 1 घात पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जरा इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल केमिकल रिएक्शन लिखता हूं भाई। लेट सपोज ये आपकी कोई बेसिक केमिकल रिएक्शन है, ऐसे कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है, ऐसे क्या बन रहा है,
प्रोडक्ट P की फॉर्मेशन हो रही है, यस और नोट। अब हम लोग इसमें अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल पूछता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग के अवकलित और समाकलित वेग समीकरण की पुष्टि कीजिए या उनको निकालिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक एक बात आपको समझनी है। देखो बेटा जी, ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। तो आपने रिएक्शन में या आपने डेफिनेशन में क्या बोला कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है। तो जरा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। लेट सपोज ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर दो टाइम नोट करता हूं, t इज इक्वल टू 0 टाइम, t इज इक्वल टू t टाइम। स्टूडेंट, t इज इक्वल टू 0 टाइम का मतलब होता है कि ये रिएक्शन का वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर रिएक्शन शुरू ना हुई। जब रिएक्शन शुरू ना हुई तो आपको पता है जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो 100% रहेंगे और उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी 100% रहेगी। लेकिन t इज इक्वल टू t टाइम वो टाइम है जब रिएक्शन शुरू हो चुकी है और कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो जरा आप समझने की कोशिश करना, t इज इक्वल टू 0 वो टाइम होता है जिस टाइम के ऊपर जो आपके रिएक्टेंट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 100% होती है। माना t इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है एनोड है, यस और नॉट, ठीक है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू ना हुई तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो उसकी कोई सांद्रता हो ही नहीं सकती। तो इसकी जो सांद्रता होती है वो कुछ नहीं है। लेकिन साथियों मैं क्या बोलता हूं, t इज इक्वल टू t टाइम की बात करता हूं। तो t इज इक्वल टू t टाइम का मतलब ये होता है कि ये वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन चुका है। जैसे माना इसकी कॉन्सेंट्रेशन a हो जाती है t टाइम के ऊपर और लेट सपोज x कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की हो जाती है। अब सिंपल बेसिक सा सवाल यहां से ये उठता है कि एनोड और A में से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर एनोड तो 100% होता है और A क्या होता है, इसमें से कुछ कम हुआ है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो आप लोग ये कह सकते हो एनोड की कंसंट्रेशन ज्यादा है A से, यस और नोट। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। अब मैं आपको क्या बताता हूं, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालें। एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, अब रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग क्या होगा, आपने बोला अभिकारकों की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है। साथियों अभिकारक की सांद्रता A है तो यहाँ पे आप लोग A लिखो और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो जो सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से अगर मैं समानुपाती के निशान को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट K आता है जिसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है। तो आप लोग आगे क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A की पावर 1, यस और नॉट। तो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन निकलती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो आपने यहां पे क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम के अनुसार। अब वेग नियम क्या बोलता है, वेग नियम ये बोलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग सिर्फ और सिर्फ अभिकारकों की सांद्रता के आधार पर देखा जाता है, वेग नियम कहलाता है। अब देखो भाई, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपल ऐसे बोल सकता हूं dA/dt, यस और नॉट। मैंने आपको शुरू में पहले लेक्चर में सब सिखा दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है। साथियों माइनस का मतलब ये होता है कि अभिकारकों की सांद्रता के लिए इसको हम काम में ले रहे हैं। तो यहां से क्या बना, K A की पावर 1, K A की पावर 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करता हूं, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अब मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये A तो इसके नीचे आ जाएगा। अब A की पावर 1 है, चाहो तो 1 मत लिखो आप, और यहां से क्या बनेगा K और dt, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई।
अब मैं क्या करता हूं, जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है, इस इक्वेशन 2 को बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। इसको भी कह सकते हो और इसको भी कह सकते हो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। अब देखना मैं क्या करता हूं, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनी है, इस इक्वेशन 2 का समाकलन करता हूं। मैं यहां पे क्या लिख दूं भाई, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर। अब समाकलन देखो, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़े परेशान ना हो भाई, क्योंकि एकदम आसान है और मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। देखो समीकरण 2 का हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, जरा सीखो इधर आप लोग। माइनस का साइन तो बाहर हो गया और समाकलन को इस साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और अंदर क्या है भाई, dA/A, ओके, dA/A, करेक्ट। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, k। देखो समाकलन जब करते हैं ना, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है समाकलन के निशान से बाहर आ जाती है, k एक कांस्टेंट होता है, और यहां पे लिखा मैंने dt का समाकलन कर दिया। तो समाकलन करने से पहले मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। यहां लिखा मैंने a नोड और यहां लिखा मैं a, यहां लिखा t = 0 टाइम पे, t = t टाइम पे, मैंने लिमिट लगा के इसको समाकलन किया हूं। अब देखो आपके सामने एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, सर इसको सोल्व कैसे करें। तो मैथमेटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जरा सीखना इसको भी। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है कि जब हम लोग 1/x dx का समाकलन करते हैं तो आता है ln x। क्या आता है भाई, ln x आता है। तो एक तरीके से ये ऐसे बन सकता है ना भाई, 1/a dA। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, इधर 1/a dA, 1/a dA हो गया, तो 1/x dx का समाकलन होता है ln x, तो 1/a dA का समाकलन क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा। तो यहां से इसका समाकलन क्या बन गया भाई, ln a बन गया। क्या बन गया, ln a बन गया। और ln a बनने के बाद में आप लोगों ने लिमिट लगा के रखी है a नोड से a, ठीक बात है। अब मैं आगे चलता हूं भाई, अगर देखो इस तरफ देखो k, अब जो dt का समाकलन होता है, देखो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो dt का समाकलन सिंपल क्या बनेगा, t बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया t, और इसकी लिमिट अभी क्या लगी हुई है, t = 0, t = t टाइम, यस और नॉट, ठीक है। यहां तक एक एक बात अपने को ध्यान पूर्वक समझनी है। अब देखो जब भी ऐसी वैल्यू कहीं बनती है ln के साथ में, तो सोल्व करने का तरीका होता है कि इस a की जगह सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस करके नीचे वाले लिमिट लगाएंगे। तो ये माइनस का साइन बाहर हो गया, तो a की जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिखेंगे, तो ऊपर वाली इत्तेफाक से a ही है, तो क्या बन जाएगा, ln a, करेक्ट, बहुत बढ़िया। माइनस अब a की जगह लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू, वो क्या है, ln a नोड। और यहां से क्या बन गया भाई, ये k, सेम कहानी इधर से, t की जगह एक बार t लिखेंगे, t - 0, तो t - 0 तो t ही होता है। तो यहां से क्या बन गया, अब देखो मैं क्या करता हूं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू माइनस की और ये माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो प्लस वाली वैल्यू को मैं आगे लिखता हूं, ln a नोड माइनस ln a, करेक्ट। और यहां से ये क्या बन गया, kt बन गया। एक बार चेक कर लेता हूं भाई कितना क्या दिख रहा है आप लोगों को। चलो भाई दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है। चलो देखना साथियों, ये आपने यहां तक कर लिया है। अब देखो एक मैथमेटिक्स में फिर से एक फॉर्मूला होता है, वो यहां लिखता हूं भाई मैं। मैथ के अंदर एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है ln a माइनस ln b। इसको सोल्व किया जाता है ln a/b, ln a/b। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या निकल जाएगा भाई, ये ln a नोड बाय a, ln a नोड बाय a इज इक्वल टू kt, यस और नॉट। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या, ये आपने इक्वेशन निकाल ली है। देखो अब इसको आप आगे चेंज कर सकते हो। मैं ln को log में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो साथियों ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे ये ln log में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं ln को log में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहां से और करके मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे
log 2.303 log a node by a, log a node by a इज इक्वल टू KT। हाँ ना बोलो बेटा जी, ये यहाँ पर हो चुका है ये वाला फॉर्मूला, इसको मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग इसको देखिएगा और इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको आगे सोल्व करता हूं यहां ऊपर, क्योंकि नीचे अपने पास जगह नहीं है। देखना साथियों, अब मैं यहां से k की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहां से अगर आप k निकालना चाहो, यहां से अगर आप k निकालना चाहो तो ये t इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2.303 बाई t और log a नोड बाई a। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसका जो रेट कांस्टेंट k होता है वो क्या आता है 2.303 बाई टी log a नोड बाई a। ये एग्जाम में पूछता है और न्यूमेरिकल्स जो आपके सोल्व होंगे वो यहीं से सोल्व होंगे भाई, वो यहीं से सोल्व होंगे। ये होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं भाई, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक सिंपल केमिकल इक्वेशन लिखा मैंने, तो यहां पर 2 कंडीशन लगाई, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर, T इज इक्वल टू T टाइम के ऊपर। बच्चों T इज इक्वल टू 0 वो टाइम है जहां पर रिएक्शन शुरू ना हुई, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो 100% है, वो मैंने यहां पर A नोड मान ली है, ठीक है। आप C नोड भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। और जब रिएक्शन शुरू ना हुई तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बना। लेकिन T इज इक्वल टू T टाइम की बात करता हूं तो T वो टाइम है जब रिएक्शन शुरू होकर प्रोडक्ट भी बनता जा रहा है, और वो मानना X बन चुका है और इसकी कंसंट्रेशन A रह चुकी है। और आप लोग जानते हो A नोट ज्यादा है A से, और सिंपल वेग नियम के अनुसार मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, ये निकाली। तो अब फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इस इक्वेशन का समाकलन कर दिया। और समाकलन सोल्व कैसे करते, इस वाले फॉर्मूले से 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। तो इसका तो क्या बन जाएगा ln a, और इसका क्या बन जाएगा t बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर ऑपोजिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, फिर आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, लिमिट लगा के सोल्व किया है। फाइनली ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने निकाली है, जो कि कमाल की इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मेरे टॉपिक की शुरुआत करता हूं। हाँ, तो चलिए अभी आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकाला, और एक बार मुझे बता दीजिए वो रेट कांस्टेंट क्या था। अपने नोटबुक में लिख लीजिए आप लोग, क्या निकाला आप लोगों ने, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log A नोड बाय A। ओके, किसी बुक में कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करके रखा है और किसी बुक में A से रिप्रेजेंट कर रखा है, दोनों तरीके सही है, यस और नॉट। आप लोगों ने ये रेट कांस्टेंट निकाला, और ये रेट कांस्टेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से अपन न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने जाएंगे, कुछ देर की बात और है। अब जरा देखो, आप लोगों ने जो रेट कांस्टेंट निकाला है, इसके बाद में आप लोगों को अर्ध आयु निकालना सिखाता हूं ना। अर्ध आयु क्या होता है, या हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, आधी जिंदगी। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आधी जिंदगी। जरा समझने की कोशिश करें। देखो, किसी केमिकल रिएक्शन में हाफ लाइफ का मतलब होता है कि यह वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है, टी हाफ कहलाता है। टी हाफ किसी केमिकल रिएक्शन में वो टाइम होता है जिस टाइम के ऊपर अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, अर्ध आयु कहलाती है। तो आप क्या लिख सकते हो, टी हाफ या हाफ लाइफ वह समय है, यह वो समय है, यह वो समय है जिस
समय पर, जिस समय पर अभिकारकों की सांद्रता, जिस समय पर अभिकारकों की सांद्रता, जिस समय पर अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की, प्रारंभिक सांद्रता की, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जरा आप समझने की कोशिश करें। देखो टी हाफ का मतलब होता है टी रिप्लेस बाय टी हाफ, यस और नोट। और रिएक्टेंट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो ए है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, याद करो मैंने जो रिएक्शन लिखी थी वो यही तो लिखी थी भाई। ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन माना ए है। अब इधर देखो भाई, देखो T इज इक्वल टू 0 टाइम पे वो अलग कंसंट्रेशन थी और ये अलग कंसंट्रेशन है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कितनी हो जाए, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए। सॉरी मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, देखो सॉरी, देखो मैं हाफ लाइफ का मतलब होता है कि हाफ लाइफ किसी रासायनिक अभिक्रिया का वो समय होता है जिस समय पर अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए। तो ये तो है आपकी अभिकारकों की सांद्रता और ये है आपकी प्रारंभिक सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की जब आधी हो जाती है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टी हाफ कहते हैं। तो जो आपकी जो ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में टी की जगह तो आप लोग टी हाफ रखो और ए की जगह आप लोग a0/2 रखो। तो अगर मैं ये इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुटअप करूंगा तो टी को इधर भेज दो तो टी की जगह क्या बन जाएगा, टी हाफ बन जाएगा। और यहां से क्या है 2.303 और k क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस तरफ आ जाएगा। log a0 तो a0 की जैसा बिहेव करेगा और जो यहां पे आप लोग लिखोगे a की जगह a0/2 लिखोगे, a0/2 लिखोगे। अब जरा समझने की कोशिश करें। अरे क्या यहां से a0 से a0 चला गया, ये 2 नीचे है तो पलट कर ऊपर जाएगा तो log 2 बन जाएगा। और जैसे ही log 2 बना, जैसे ही log 2 बना तो आप लोग जानते हो log 2 की वैल्यू तो सर 0.3010 होती है, यस और नोट। चूंकि हम लोग जानते हैं log 2 की वैल्यू क्या होती है, 2.3010 सॉरी, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है, करेक्ट। तो वैल्यू पुटअप करो फटाफट, जल्दी पुटअप करो। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303/k इंटू 0.3010। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से वैल्यू निकल कर आती है 0.693/k, 0.693/k। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब ये दोनों कमाल के इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है और ये वाले इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इन पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आपको डायरेक्टली याद करना है, क्या याद करना है कि सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ आती है 0.693/k और रेट कांस्टेंट आता है k इज इक्वल टू 2.303/t log a0/a। a0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप लोगों ने ये समझ लिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और किस तरीके से इसका रेट कांस्टेंट निकलता है, इसके टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। सो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को आराम से देखे होंगे, आपको लेक्चर समझ में भी आया होगा। अगर लेक्चर समझने में कुछ दिक्कत आई होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लेक्चर को शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।